पैदा करती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि आपसे शिक्षण, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप तीनों बातें हमारी अगर सरकार स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि चारों तलों पर कृषि से लेकर के और नेतृत्व तक, जी सर, कृषि से लेकर के नेतृत्व तक आप इस चीज़ को फील करेंगे। हाँ हाँ, और इस पर हम डिबेट करने के लिए भी तैयार हैं कि निश्चित रूप से चारों तलों पर हमें एक सुंदर व्यक्तित्व मिल जाएगा। तो सर अभी अभी हमने पूर्व में भी देखा था सर कि यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग था सर, और जो सीबीएसई बोर्ड है उसका सिलेबस अलग था। लेकिन अब की सरकार ने सर एनसीईआरटी पैटर्न यूपी में भी लागू कर दिया है। तो सर इस एनसीईआरटी पैटर्न के लागू होने से जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं सर उनके लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, जैसे जैसे मैंने बताया था आपसे कि शिक्षा पर, अब मैं क्या बताऊं आपसे कि शिक्षा पर शुरू से ही जो इसको राज्य का विषय बनाया गया संविधान में, ये भी एक गलत दिशा में लेकर के गया है। जी सर, शिक्षा में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि 2 और 2 4 ही होते हैं। वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, इंग्लैंड के लिए भी, सबके लिए वही चीज़ होते हैं, सिद्धांत वो सत्य होते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि शिक्षा एक केंद्रीय सूची का ही विषय होना चाहिए, जिस पर जैसा कि मैंने बताया था पूरे देश में ही एक शिक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा प्रणाली करनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए, जब कोई बच्चा नीट की एग्ज़ाम में बैठता है, आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठता है, तो उसको एग्जामिनेशन पेपर एक जैसा मिलता है। जी सर, अब यहाँ पता लगा कि उसको यूपी में ये वाला व्यक्ति तो पढ़ाया गया, ऐसे पढ़ाया गया, वैसे पढ़ाया गया, और नीट के एग्जाम में न जाने तुम क्या क्या पूछ रहे हो। बिल्कुल सर। तो अब बताइए कि 20 साल 18 साल तक बच्चे ने न जाने क्या क्या पढ़ा, और तुम बाद में उसको एक बैक एग्जामिनेशन के लिए क्या कहते हो, कभी ये तैयारी करो। क्या करेगा बच्चे जी? सर पहले भी ऐसा हो चुका था कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं सर वो नीट का एग्जाम, नीट नहीं था सर, पहले एआईपीएमटी हाँ था हाँ 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 हाँ। सर, आईआईटी जेई का एग्जाम देते थे तो उसमें एनसीईआरटी पैटर्न नहीं आता था। यूपी बोर्ड का सर 1-2 सवाल आ गए तो आ गए सर, वरना यूपी बोर्ड तो ये पीछे ही रह देखिए, जाता था। ये मैंने आपसे कहा था, ये सब चीज़ें कि सिस्टम का दोष है। जी सर, ये सिस्टम का दोष है, और सिस्टम के दोष के कारण ही व्यक्ति परेशान है। क्योंकि जब तक आप देखिएगा सिस्टम को कैसे, एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि यहाँ पर हम यहाँ के रोडवेज में बैठते हैं, किसी दूसरे ट्रेन में बैठते हैं हम लोग ना, जी सर, तो हमारे पास टिकट है कि नहीं है, हम ज़्यादा डरते उड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा चेक करने वाला नहीं है, कोई चेक भी करने आएगा तो ऐसे ऐसे उससे बता दूंगा। लेकिन आप वही दिल्ली में चले जाइए और मेट्रो पर बैठना होता है आपको, तो पहले ही आप टिकट का प्रबंध करते हैं हाँ अपने कि मेरा समुचित वो टिकट है कि नहीं, हमारे पास वो टोकन है कि नहीं है। जी, तो ये क्या सिद्ध हो रहा है? ये सिस्टम का दोष है सारा। सिस्टम का कि अगर सिस्टम अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, सुव्यवस्थित कर दिया जाए, तो किसी प्रकार की कोई गलती है ही नहीं है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं बराबर इस चीज़ का कि देखिए, व्यक्ति दोष पर और व्यक्ति सुधार के ज़्यादा आंदोलन मत चलाइए। हम लोग सभी को आह्वान करते हैं कि देखिए, एक मंच पर आइए और व्यक्ति सुधार के आंदोलन बंद करिए, व्यवस्था सुधार के आंदोलन चलाया जाए। व्यवस्था के सुधार होते ही सब सुखी हो जाओगे। आप जैसे युवा के लिए भी मैंने क्या कहा, प्रिंट मीडिया को भी रोजगार के दायरे में ले आइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी रोजगार के दायरे में ले आइए। वो भी 25 ईयर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो उसको भी जो भत्ता है, जो पेमेंट है, जी सर, तो सबको एक जैसे समुचित रूप से दिया जाए। नेतृत्व करने वाले को नेतृत्व भत्ता दीजिए, सरकारी वाले को वहाँ पर करिए, क्या कहते हैं, वाणिज्य करने वाले को निर्ब्याज पूंजी दीजिए, कृषि कर्म करने वाले को खेत ही दीजिए, तभी तो करेगा। जी सर, अब पता लगा कि 1 बीघा खेत नहीं है और 20 लोग उस पर काम करने वाले हैं, क्या करेगा बेचारा? परेशान ही हो जाएगा उसमें। तो कम से कम एक कृषक परिवार को 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था कराना सरकार का कर्तव्य है। जी सर। तो सर हम शिक्षा की बात कर रहे थे अभी सर, तो एक हमारी बहुत ही शिक्षा की जो देवी कही जाती हैं सावित्रीबाई फूले सर, कहीं ना कहीं उनका योगदान बहुत ज़्यादा था शिक्षा के क्षेत्र में। वो प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका भी थी। तो सर कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाते उनको, या सर कहीं ना कहीं लोग उनको भूल बैठे हैं सर। तो ऐसे महापुरुषों को किस प्रकार से दोबारा जीवित किया जाए, उनकी शिक्षा और सर जो प्रचार प्रसार होता है उसमें कैसे उनको जीवित किया जाए सर, ऐसे महापुरुषों के? देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि शिक्षा के आयाम से ही आप हर को जीवित रख सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जैसे बताया मैंने, अपने शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से
चूँकि 4 साल की अवस्था में आया बच्चा और 20 साल तक उसको यही पढ़ना है, जी सर। तो हर साल ये निर्धारित कर दिए जाएँ कि भाई कौन कौन महान व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या चीज़ है, क्या उनका योगदान है, सभी को अगर पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए तो निश्चित रूप से हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखिएगा, जब भी जो सरकारें रही हैं, तो जिस विचारधारा की सरकार रही है, जी सर। उसी तरह के विचारधारा के महापुरुषों को आज हमको और आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जी सर। ताकि हमारी विचारधारा को बल मिले। तो इसीलिए एक सर्वसापेक्ष शिक्षा नीति हो जाएगी, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके और एक सर्वसापेक्ष साहित्य का भी निर्माण हो जाएगा। और फिर देखिएगा, ऐसे लोग एक नहीं है, ऐसे 50 लोग ऐसे हैं जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं उनको स्थान नहीं मिला हुआ है। जी सर, बिल्कुल। तो उन सबको प्राप्त होने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर अंत में सर यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के उद्देश्य को लेकर सर हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, शिक्षा समाज की रीढ़ होती है, जी सर। बैकबोन होती है। तो शिक्षा को किसी भी शर्त पर इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जी। शिक्षा ही हमें उन ऊंचाइयों तक, चाहे व्यक्तित्व विकास के लिए हो, जी। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारा आपका संपर्क भी हुआ है, वो शिक्षा के माध्यम से ही हुआ है। जी सर। तो शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो पंख लगा देती है, जो अपने से वो आत्मनिर्भर हो जाता है। जी। और हम तो अंत में आपके लिए भी यही चीज़ कहेंगे कि निश्चित रूप से देखिए, प्रयत्न करते रहिए, जी। संघर्ष और विरोध से मत घबराइए। पानी से भीगा हुआ व्यक्ति अधिक से अधिक अपने कपड़े बदल लेता है, जी सर। लेकिन पसीने से भीगा हुआ व्यक्ति इतिहास बदल देता है। बिल्कुल सर। तो इसीलिए अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते रहिए आप लोग। और मेरा सभी से यही संदेश है कि शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जी। सरकार से भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि निश्चित रूप से शिक्षा के बाद जो प्रशिक्षण, शिक्षण की जो ये बातें हैं, जी सर। इसको गहनता से इसको स्वीकार करते हुए इसे लागू करें। देश, समाज सदियां याद करेगी जी। और इसमें सभी का कल्याण है, सभी का उद्धार है। इसी तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर हमारे चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत बारीकियां सिखाई हैं और सर ने बताया कि कैसे सिस्टम को सुधारा जाए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा